आपके जीवन का भूत भविष्य वर्तमान जो भी हम समझना चाहें वो क्या कुंडली आपको दिखाकर समझ सकते हैं, सब पता चल जाएगा? हाँ जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपने बेसिकली बात करी टाइम की। टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में, क्योंकि जिसके साथ समय है सब उसी के साथ है। क्या अरेंज होगी या लव मैरिज होगी ये भी कुंडली में पहले से लिखा होता है? हाँ, ये तो कैलकुलेट करना सबसे आसान है। लव मैरिज आप कर रहे हैं तो फिर कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं बची? नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। 5th हाउस जो रोमांस है, जब वो 9th हाउस रिचुअल में के साथ कनेक्ट हो जाता है और आप एक रिलेशनशिप में एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लग जाते हैं, वैसे 7th हाउस अब यहाँ पे कुंडली के अलग अलग घर प्ले करने शुरू हो गए। तो रिचुअल जब तक नहीं हुआ था तब तक तो शादी और वो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चला, रिचुअल होते ही प्रॉब्लम आ गई। अगर ये कुंडली में लिखा ही है कि सेपरेशन होगा तो क्या दोबारा भी सक्सेस नहीं मिलेगी, तीसरी बार भी नहीं मिलेगी? मतलब विवाह सुख क्या फिर आपकी कुंडली में है ही नहीं? इसका एक स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता। किसी की कुंडली में शादी का कोई योग नहीं है या कोई सुख नहीं है तो उसकी शादी नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है। ये जो कैरेक्टर है जो मुझे लगता है पहले कुंडली जब मिलाई जाती थी तो घर वाले देखते थे कि हाँ चरित्र ठीक है लड़के का लड़की का, तो वो भी क्या कुंडली के जरिए देखा जा सकता है? कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, यानी लेफ्ट राइट, जैसे आपने कहा कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो गया या एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, तो उसको वो चार्ट इंडिकेट करता है क्या? देयर आर लॉट ऑफ रूल्स व्हिच सेज यस। अब ये जो आगे आने वाला समय है वो भारत के लिहाज से कैसा रहेगा? इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं, अगर ये लग रहा है कि अब शांति हो गई तो भूल जाओ। नेक्स्ट 14-15 मंथ्स बांग्लादेश और वो चिकन नेक है उस पर सीरियस काम होने वाला है। आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े डिसीजन होने वाले हैं, कुछ बड़ा होने को है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी का एक और पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं आपके दिल और दिमाग दोनों की। दिल की ऐसे कि आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्या वो आपकी कुंडली में लिखा है या इसका कोई समाधान आपके जीवन में हो सकता है? आप ब्रेकअप की ओर आगे बढ़ेंगे या आपके रिलेशनशिप में मधुरता एक बार फिर दिखाई देगी? और दिमाग की बात ऐसे कि भाई करियर में अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बॉस आपकी सुन नहीं रहा है, बिजनेस में आपको घाटा हो रहा है, तो वो प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा ये भी आज के पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो कुंडली किस ओर इशारा कर रही है आपकी, ये राज इस पॉडकास्ट में खुलने वाला है। जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं वो कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उन्हें भी बखूबी जानते हैं और आपने अपने जीवन में कर्मों के जरिए जो बिगाड़ा है उसको भी बखूबी जानते हैं। तो अब देर नहीं करती हूँ, सीधा हम स्वागत करते हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर हनीश बग्गा जी मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। स्वागत है हनीश जी आप। नमस्कार। तो ये जो कुंडली है, पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या ये सब जानती है? आपके जीवन का भूत भविष्य वर्तमान जो भी हम समझना चाहें वो क्या कुंडली आपको दिखाकर समझ सकते हैं, सब पता चल जाएगा? हाँ जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये बहुत आराम से देखा जा सकता है कि आपका समय कैसा चल रहा है। जब आपने बात की शुरुआत करी भूत, वर्तमान और भविष्य, तो आपने बेसिकली बात करी टाइम की और ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। अच्छा, अगर हम सिर्फ टाइम को ही समझें, जैसे हम कुंडली की बात कर रहे हैं, कुंडली में सब कुछ लिखा होता है और ये भी लिखा होता है कि घटना किस समय होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का जन्म हुआ, एक कुंडली बनी, तो वो 10 साल की उम्र से पहले का लाइफ या 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में क्या होगा, वो अलग तरह के चैलेंजेस होंगे या अलग तरह की ब्लेसिंग्स होंगे। जब उम्र बढ़ती है 10 से लेके 25 साल, 26 साल, 27 साल की एज होती है, इस बीच में एजुकेशन होती है, इस बीच में आजकल रोमांस होता है, करियर पे फोकस होता है, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें एक साथ वो मिक्स होता है। तो ये एक अलग ज़िंदगी का समय होता है। जैसे ही ज़िंदगी 25, 26, 27, 30 से आगे बढ़ती है, फिर आपकी बात होती है सेटलमेंट की। मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप की, जहाँ से आपने दिल से बात शुरू करी, तो दिल का सीधा संबंध रिलेशनशिप, तो वहाँ से ये गेम ऑन होता है और फिर आप सोचते हैं कि मैं सेटल हो जाऊं, तो वहाँ पे एक अलग तरह का लाइफ है, अलग तरह का थॉट प्रोसेस, माइंडसेट चलता है लोगों का, है ना। एंड देन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जब आपकी उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल हो जाती है, तो आपके चैलेंजेस डिफरेंट हो जाते हैं। अब आप कहते हैं मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरे बच्चे सेटल हुए कि नहीं हुए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने ज्योतिष की वो सीधा नब्ज
पे बात करिए बात की शुरुआत में ही कि भूत, वर्तमान और भविष्य, यही जिंदगी है। और अपने भूत, वर्तमान या भविष्य के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुंडली किस ओर इशारा कर रही है, तो वो कमेंट करके अपना सवाल ज़रूर आप पूछिए। हनीश जी तो आगे रहेंगे ही हमारे साथ बताने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, अब एक तो देखिए लेट मैरिज बहुत आजकल चलन हो गया है, शादी बहुत देर से हो रही है। अब इसमें कोई ये कहे कि शादी के पहले मुझे मोहब्बत नहीं हुई थी, तो मैं तो नहीं मानती हूँ। शादी के पहले हर किसी को 1, 2, 3, 4 बार मोहब्बत हो चुकी होती है, पर उसमें से शादी अपनी चाहने वाली लड़की या लड़के से कम लोगों की हो पाती है। तो ये जो लव मैरिज है, लव सबको हो रहा है लेकिन लव मैरिज सबकी नहीं हो पा रही है। तो क्या अरेंज होगी या लव मैरिज होगी, ये भी कुंडली में पहले से लिखा होता है? हाँ, ये तो कैलकुलेट करना सबसे आसान है। इट इज़ वेरी इजी। अच्छा, कि आप अब देखिए, हमको लव मैरिज के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपनी पसंद के लड़के से या लड़की से शादी करने का मौका मिला, पसंद आपने करी और फैमिली ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली लव मैरिज ये होती है। अब इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि सेम कास्ट का होना चाहिए, वो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आजकल ये चीज़ें सब ख़त्म हो गई हैं। ये शायद 10-15 साल, पिछले 10-15 साल में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो अब ओपन कल्चर है, तो लोग ये चाहते हैं कि हम अपना ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लें। लव मैरिज मीन्स आप उसे पहले से जानते हैं, आपका कंपैटिबिलिटी मैच आप लोग बिना कुंडली के वैसे ही कर चुके हैं कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, जो मुझे पसंद है वो इसे पसंद है, जो इसे पसंद है वो मुझे पसंद है, जो इसके चैलेंजेस हैं वो मैं एड्रेस कर लूँगा और जो मेरे चैलेंजेस है ये एड्रेस कर लेगी या कर लेगा, व्हाटएवर। तो बेसिकली ये दो लोगों का जो कंपैटिबिलिटी है ये लव मैरिज में थोड़ा सा आसान होती है। एक इंग्लिश में कहावत है, नोन डेविल इज़ बेटर देन अननोन डेविल। ठीक है, हाँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ चैलेंजेस आते हैं, इसका रिएक्शन कैसा होगा, किस पॉइंट पे कहाँ पे स्क्रैच नहीं करना है। जैसे कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ईगो को स्क्रैच नहीं करना वरना बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन मिलेगा। हाँ। हमको प्यार से ही डील करना है, किसी को अग्रेशन से डील करना है, या इसको जोर से बात बोलना पड़ेगा, ये इससे जोर से बोला तो आफत हो जाएगी, है ना, रिएक्शन आएगा। तो वी नो इन एडवांस। तो लव मैरिज इन अ वे इट इज़ अ बेटर चॉइस। ओके, हाँ, इट इज़ अ बेटर चॉइस। अब पहले क्या होता था, मैं बात करूं आज से 50 साल 100 साल पहले, तो लड़का लड़की पहली बार शादी वाले दिन मिल रहे होते थे और एज भी छोटी होती थी। अब जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी लेवल हाई होता है एज के साथ, अब शादी लेट हो रही है, लेट हो रही है मीन्स मैच्योरिटी लेवल हाई हो रहा है, तो डिसीजन आप चाहते हैं कि हम खुद लें। जब पहले 16, 17, 18, 20, 22 साल में शादी होती थी, मैच्योरिटी लेवल अच्छा नहीं था, बच्चे थे, सभी बच्चे थे। नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है मैच्योरिटी लेवल हाई हो रहा है और इम्पेशेंट भी साथ साथ हाई हो रहा है। तीसरा, हम अब सब लोग बात कर रहे हैं मेरा प्राइवेट प्लेस, मेरी पर्सनल लाइफ, माय ओन टाइम। तो वो जो एडजस्टमेंट है, अगर लव मैरिज इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि अब सब लोग अपना अपना पर्सनल पे बात करने लगे हैं, और जिसके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है वहाँ वो शेयरिंग के मोड में चले जाते हैं। सो अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें, लव मैरिज यू नो इन एडवांस, यू लव टू शेयर, यू लव टू एडजस्ट, यू लव टू कोऑपरेट, बस। अगर और अरेंज मैरिज में इसको बाद में होता है, ये सारी चीज़ें लव मैरिज में पहले होता है, तो थोड़ा लाइफ आसान हो जाती है, लोगों को ज़्यादा जल्दी पसंद आ जाता है। अच्छा, ये आजकल ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया? पहले क्या होता था, एज छोटी होती थी, तो जब तक आप मैच्योर होंगे तो साथ साथ ही मैच्योर हो रहे हैं। मतलब पहले छोटी उम्र में शादी हो जाती थी ना, मैं बात कर रहा हूँ 50 साल 100 साल पुरानी, और आज शादी हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 30, 31, 32, 34, 35, 40 तक जा रहा है। तब आपने वो जैसे कहावत है कि जितने साल आपके निकल गए आपका उतना एक्सपीरियंस ऐड होता गया। सो नाउ योर एक्सपीरियंस स्पीक्स, एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है। तो इसलिए लव मैरिज फॉर मी, येस इट इज़ गुड, बट लेट इज़ अ क्वेश्चन। अच्छा, लेट इज अ क्वेश्चन। ये इसके ऊपर हम आगे ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन हनीश जी अभी आपने कहा कि पहले से प्रोज और कॉन्स पता होते हैं, ये मालूम होता है कि कहाँ हिट करना है, कहाँ हिट नहीं करना है। तो क्या ये सारी चीज़ें जब आपने पहले जांच परख ली, तो इसका मतलब अब मैं ये मानूं कि लव मैरिज आप कर रहे हैं तो फिर कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं बची? नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ। कुंडली मिलाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी? अब आप देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी का कोई एक रिलेशनशिप में थे 10 साल से, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 साल बाद उनकी शादी हो गई और शादी के 2 साल के अंदर डिवोर्स हो गया। कैसे?
वो 10 साल तो बहुत अच्छे चले, लेकिन वो 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। हाँ। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। शादी को अगर आप देखते हैं तो वो कुंडली के 7वें घर से देखते हैं। मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ, बिल्कुल ज़रा सा, है ना, फॉर आवर ऑडियंस, कि वो समझें कि इसमें लॉजिकली डिफरेंस क्या है। जब आप रोमांस की बात करते हैं तो कुंडली का 5वां घर देखते हैं, और जब आप शादी के रिचुअल की बात करते हैं तो आप कुंडली का 9th हाउस देखते हैं। तो 5th हाउस जो रोमांस है, जब वो 9th हाउस रिचुअल में के साथ कनेक्ट हो जाता है और आप एक रिलेशनशिप में एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लग जाते हैं, जैसे 7th हाउस, अब यहाँ पे कुंडली के अलग अलग घर प्ले करने शुरू हो गए। हो सकता है किसी का 5वां घर बहुत अच्छा था, रोमांस बड़ा अच्छा चला, 10 साल बहुत अच्छे बीते, 7वां भी ठीक था, ओके था, और 9वां खराब था। तो रिचुअल जब तक नहीं हुआ था तब तक तो शादी और वो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चला, रिचुअल होते प्रॉब्लम आ गई। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल संभव है। जैसे हमने बात की शुरुआत आपने कहाँ से करी थी? भूत, वर्तमान और भविष्य। हाँ। तो हर एरिया ऑफ लाइफ में, हर एज में अलग अलग चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। तो हमारी जो कुंडली है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे तो हर हाउस बहुत सारी चीज़ें बताता है, और सबका एक एक्टिवेशन पीरियड होता है कि ये कब ऑन होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप एजुकेशन में जाते हैं, 4था 5वां घर कुंडली का ऑन हो जाता है, रोमांस वही ऑन हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि आजकल कि 16 से लेके 22, 24, 25 साल, आपने जब बात की शुरुआत करी कि पहले कोई रिलेशनशिप में नहीं था, या उसे लव वाला या अट्रैक्शन वाला नहीं था, हाँ। ये कैसे संभव है? अभी आपने बात की शुरुआत ऐसे करी, मैं उसी का लॉजिक दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, 4th हाउस 5th हाउस कुंडली का ऑन होता है, 5वां घर तो है ही रोमांस। तो ये जो स्कूल कॉलेज के जो टाइम चल रहे हैं, ये आजकल ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं, क्योंकि हम ओपन कल्चर की तरफ बढ़ गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गुरुओं के यहाँ जाके वहाँ आप रहते थे, तो वो कल्चर नहीं था। कोविड का भी ज़माना नहीं था, मोस्टली बॉयज़ स्कूल या गर्ल्स स्कूल होते थे। हाँ। सब होता था। तो अब ये सब चीज़ें ऑन हो गई हैं। तो देखिए, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। तो 5वां घर ऑन हुआ, रोमांस ऑन हुआ, 7वां घर ऑन हुआ, यानी शादी हो गई। 9th हाउस वो रिचुअल है, शादी का रिचुअल। तो अगर 9th हाउस खराब है तो रिचुअल के बाद प्रॉब्लम है, अगर 7th हाउस खराब है शादी के बाद दिक्कत है, लेकिन 5वां अच्छा था तो रोमांस तो ठीक चल रहा है। तो ऐसे अब आप कहेंगे कि इसका मतलब, अगर मैं इसका मतलब थोड़ा सा आगे ले जाऊं, हाँ। तो सब रोमांस ठीक चला, शादी बिगड़ गई, है ना, लेकिन उसके बाद भी लोग रोमांस तो ठीक ही चल रहा है। अब वो कहाँ चल रहा है ये एक अलग स्टोरी है, एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप। हाँ जी, तो उसके लिए फिर 5वां घर देखा जाएगा, इंपॉर्टेंट Okay. है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट कैसे कैसे काम करता है, कैसे कौन कौन से रूल्स कैसे कैसे लगते हैं, कौन कौन सा हाउस कैसे प्ले करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे ये बताइए आप कि अगर आपने किसी की कुंडली देख के बता भी दिया, लड़का लड़की हैं, दोनों कपल हैं, उन्हें शादी करनी है, रोमांस उनका बहुत अच्छा चल रहा है, अब हनीश जी उनकी कुंडली देख के लाख कहें कि बेटा तुम्हारा ये लव लाइफ तो अच्छी है, शादी अच्छी नहीं चलेगी, उस समय वो ये मानने को तैयार नहीं होंगे। करेक्ट। तो ऐसी स्थिति में जब आपको तो दिखाई दे रहा है कि मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है लेकिन लव लाइफ अच्छी है, पर अगला ये मानने को तैयार नहीं है, तो उस स्थिति में, अच्छा शादी भी उनको करनी ही है, तो उस स्थिति में क्या फिर आप उनको कुछ उपाय बताते हैं? आंसर इज यस, लेकिन कंडीशनल। अब आप इसको समझिए, 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो एक 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा, बात ही खत्म, कि साहब ये नहीं चलेगा, सेपरेशन होगा ही होगा। वी कैन इवन प्रेडिक्ट द टाइमिंग कि ये 1.5 से 2 साल 3 साल का इस समय आएगा, ये बहुत डिफिकल्ट समय होगा। या तो उस समय को पेशेंटली दोनों समझ लें और उसको निकाल दें, प्लस रेमेडी करते चलें। लेकिन नॉर्मली सिचुएशन ऐसी नहीं होती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है जो वो एड्रेस करना फाइनली मना करता है, नहीं विल नॉट एड्रेस, विल नॉट कोऑपरेट। एक तो ये, एक होता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी है रिलेटिवली, विच इज़ मैनेजेबल। तो अगर आप ये कहें कि रेमेडी देने से सॉल्यूशन आ जाएगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगर वो छोटी है, रेमेडी देने से डेफिनेटली जवाब आएगा। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आप प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम ही कर पाएंगे, ज़ीरो नहीं कर पाएंगे। हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, भगवान नहीं है। अगर ऊपर वाले ने कुछ लिख दिया तो आप उसमें थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हैं। ये सिर्फ इंसान को ही दिया गया है, क्यों 5 हमारे वो सेंसेस हैं, ब्रेन हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम समझते हैं, हम सोशल लोग हैं, हम वी आर नॉट एनिमल्स। तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है जो और स्पीशीज़ के पास नहीं है।
तो उस एक्स्ट्रा में आपके पास एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट भी है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो अगर मैं एम्पावरमेंट की बात करूं, यस रेमेडी वर्क्स, क्योंकि रेमेडी इस तरह से डिजाइंड है। अगर कुछ बट देर आर फ्यू थिंग्स वो बिल्कुल स्ट्रेट ना आए कि ये जवाब आएगा ही नहीं। आप सिर्फ कोशिश कर लीजिए, 10-20-30% शांति आ जाएगी। आप चाहते हैं कुछ रेमेडी करके कोई सॉल्यूशन निकाल लें, यस वी कैन। बट इसमें दोनों को, मेल फीमेल दोनों को ही समझना पड़ेगा, इफ टाइम इज डिफिकल्ट यू नीड टू कोऑपरेट, यू नीड टू एडजस्ट। क्योंकि जिसके साथ समय है सब उसी के साथ है, और समय जिसके खिलाफ है उसका अपना भी उसके साथ नहीं है। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। तो समय को साथ रखिए, सारी चीज़ें अपने आप अलाइन हो जाएंगी। समय को कैसे साथ रखें यही जानने के लिए हमने आपको साथ रखा हुआ है आज इस पॉडकास्ट में। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये कुंडली में लिखा ही है कि सेपरेशन होगा, तो क्या पहली चीज उसे रोका जा सकता है, और अगर नहीं रोका जा सकता है तो क्या वैसा शख्स चाहे कितनी भी शादियां कर लें, क्योंकि अमूमन होता है ये है कि छोटी एज में अगर डाइवोर्स हो गया है तो घर वाले ये कोशिश करते हैं कि दोबारा शादी करा दी जाए, तो क्या दोबारा भी सक्सेस नहीं मिलेगी, तीसरी बार भी नहीं मिलेगी? मतलब विवाह सुख क्या फिर आपकी कुंडली में है ही नहीं? इसका एक स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता। मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एक स्ट्रेट आंसर एकदम पॉसिबल नहीं है। समझिए कैसे। किसी की कुंडली में शादी का कोई योग नहीं है या कोई सुख नहीं है तो उसकी शादी नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। वो हाँ शादी होगी, शादी होना और शादी का सुख होना ये दो अलग चीज़ें हैं। एक जैसे संतान होना और एक संतान का सुख होना, ये दो अलग चीज़ें हैं। संतान से सुख, संतान का सुख, ये दो अलग चीज़ें हैं। संतान का सुख यानी संतान चाइल्ड बर्थ हो गया, ठीक है, बच्चे नालायक निकल गए तो से सुख तो मिला ही नहीं। वो बच्चे माँ बाप ओल्ड एज होम में है तो बच्चों से सुख तो मिला नहीं। तो का सुख तो था, से सुख नहीं था। ऐसे ही शादी होगी ये मान लिया, लेकिन शादी से हम कंफर्टेबल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, सुखी रहेंगे, अब इसको समझना होगा। तो शादी होगी, आप ये मान लीजिए कि 99% लोगों की शादी होती है, कोई चैलेंज नहीं है। शादी होना देर सवेर हो ही जाता है, क्योंकि कुंडली में 7वां घर कभी तो एक्टिवेट होगा, शुक्र कभी तो अपना काम करेगा, कभी तो गॉड का ब्लेसिंग आएगा। आप जीरो ब्लेसिंग से तो है ही नहीं ना। जिसके पास ब्लेसिंग जीरो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। आप सिर्फ एक छोटी सी बात समझ लीजिए, आपका लक 1% साथ दे या 100% साथ दे, ये वेरिएशन हो सकता है। अगर लक साथ नहीं दे रहा तो आप जीवित ही नहीं है। तो इसका मतलब शादी का वो संबंध है, आपने उसको टाइम पे यूज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अब आता हूँ उस पर कि हमने बात की शुरुआत करी कि दोनों का कंपैटिबिलिटी मैच नहीं है, डिवोर्स का योग दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है कि अगर ये डिवोर्स का योग ये 2-2.5 साल, एक एग्जांपल ले लेते हैं शनि का। रूल के साथ बात करता हूं। जब शनि चंद्रमा से ट्रैवल करते हुए 5वें घर में जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का एरीज का मून है, मून इन एरीज है, तो 5वें में तो नहीं, 1 2 3 4 5 यानी लियो में जब शनि जाएगा, इन लोगों को रिलेशनशिप या चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज या पढ़ाई में दिक्कत आएगी, ये रूल है। अब जैसे आजकल शनिदेव 12 नंबर राशि में आए हैं अभी, है ना, तो 8 9 10 11 12 यानी स्कॉर्पियो वालों को ही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया टाइमिंग। अब वो फेस किसको करने पड़ेंगे? जिसके बर्थ चार्ट में ये योग होगा कि इसको चैलेंजेस आने हैं वो फेस करेगा। जिसके बर्थ चार्ट में योग ही नहीं है कि इसको चैलेंजेस आने हैं वो फेस नहीं करेगा, वो दूसरे तरह के चैलेंजेस फेस करेगा। वो पढ़ाई कर रहा होगा, पढ़ाई से मन डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे अब अचानक देखते हैं, कभी आपने नोटिस किया होगा, बच्चे 10th 11th 12th क्लास तक तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, हमेशा टॉपर थे, और फर्स्ट ईयर में आते फेल, बैक आ गई। तो ये और कुछ नहीं है, बच्चा तो वही है, पढ़ाई भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है, आपने जो 11th 12th में लिया वही तो फर्स्ट ईयर में चल रहा है, सेम है। हाँ। घर का एनवायरनमेंट भी सेम है, लेकिन वो प्लैनेट ने उसको हिला दिया। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब बर्थ चार्ट में चंद्रमा से 5वां शनि जाएगा, जैसे अभी स्कॉर्पियो, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट समय है। या तो रोमांस में दिक्कत आएगी, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी में दिक्कत आएगी, बिकॉज चंद्रमा से 5वां शनि सैडनेस देता है, और 5वां घर मन है, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, मन, स्किल्स और आपका स्टमक, ये सब 5वां घर है। तो अगर वहाँ जाएगा, अब ज़्यादा खराब है डिवोर्स, शादी नहीं हुई, रोमांस में ज़्यादा खराब है सेपरेशन। और
अगर कम खराब है या सब कुछ ठीक चल रहा है, शादी भी ठीक चल रही है, 5वां अगर संतान चाइल्ड बर्थ का समय है, दिक्कत है, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में, लर्निंग में, पढ़ाई से मन हट जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि वो जो टाइमिंग है। अब आप देखिए, अब स्कॉर्पियो के लिए अभी यहाँ आया, 30 साल बाद फिर आएगा, तो अब अगली बार तो डिवोर्स होगा नहीं, क्योंकि उम्र ही चली गई 55-60 साल। तो उनके बच्चों के साथ परेशानी आने लग जाएगी, बच्चों के करियर में चैलेंजेस आने लग जाएंगे। पहले आया तो चाइल्ड बर्थ में इशू था, 30 साल बाद आया बच्चे के करियर में इशू आने लगा। पहले आया था जब उम्र मान लो जो 17, 18, 20 साल में थी, सेपरेशन हो गया या वो हो गया ब्रेकअप। 30 साल बाद आया, अब की बार एज है 45, 46, 47, अब की बार आया, अब सेपरेशन ऐसे नहीं होगा, डिवोर्स होगा। अब हस्बैंड की जॉब किसी दूसरे शहर में लग गई, वो बेचारा इधर उधर शिफ्ट कर रहा है। बच्चों का स्कूल का 10th 11th 12th है, तो मम्मी उनके साथ ही रह गई, फादर दूर चले गए, बोला जॉब में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, या मैं ट्रैवल पे बहुत ज़्यादा रहने लग गया। तो बच्चे के साथ वो अपनी वाइफ के साथ समय ही नहीं बिता पाए, वो बच्चों को टेक केयर ही नहीं कर पाए। चाहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन समय ने साथ नहीं दिया। तो इसलिए समय। गॉट इट। मैं व्यूवर से भी चाहूंगी, हालांकि हनीश जी ने कहा है कि वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के साथ नहीं होगा जब तक आपकी कुंडली में वैसा योग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ये चैलेंजेस आ रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, खासकर वृश्चिक राशि वाले, तो वो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और आपके ये जो कमेंट रहते हैं उससे दूसरों को भी बड़ा सहयोग मिल जाता है, मदद हो जाती है कि भाई ज्योतिषी जिस ओर इशारा कर रहा है, कुंडली जिस ओर इशारा कर रही है, बस वही जीवन में हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद ना मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है कि क्या वृश्चिक के अलावा भी फिर ऐसा कुछ हम जनरलाइज बता सकते हैं कि भाई शनि की दशा दिशा को देखते हुए, क्योंकि वो मीन राशि में है, तो आने वाला समय इन राशियों के लिए ठीक रहेगा या इनके लिए खराब खासकर मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप सचेत हो जाएं लोग। हाँ, देखिए, शनि जिस राशि में है, अगर आपका बर्थ का चंद्रमा उसी राशि में है, पहले मैं एक स्पेसिफिक रूल की बात करता हूँ, जनरल है, जनरल फॉर ऑल, ठीक, उसको 7.5 कहते हैं, और फेज 2। अब पाइसेस का मून, क्योंकि शनि पाइसेस में है, मीन राशि में है, तो जिसका चंद्रमा पाइसेस में है या लगन पाइसेस में है, लगन यानी बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस, वहाँ पे शनि आ गए, तो चंद्रमा है मन का कारक और शनि है दुख का कारक। तो मन में दुख, चंद्रमा की स्पीड है फास्ट, शनि है स्लोएस्ट प्लैनेट, तो मन तो भागना चाहता है। शनि कहेगा नहीं रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं, अभी हम हैं यहाँ पे, भागने देंगे नहीं, रोक के रखेंगे पकड़ के। तो मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, शनि का ये काम है। तो पाइसेस राशि वालों को थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, करियर को बहुत केयरफुली लेना चाहिए। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि इस वक्त जो ट्रांजिट और प्लैनेट का भी चल रहा है, अगले 2 साल शनिदेव पाइसेस राशि वालों को एक करियर की बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त देने वाले हैं, मिस मत कर देना। वो मिस की गई अपॉर्चुनिटी बहुत समय बाद दोबारा आएगी, तो उसको मिस ना कर देना। पाइसेस वाले वैसे ही बेचारे परेशान चल रहे थे, अब तो संभलने का समय आया, और उसको अगर मिस करके, हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो ये टाइमिंग है। पहले राहुदेव थे पाइसेस में, राहुदेव ने वैसे ही परेशान कर रखा था, 1.5 साल उन्होंने निकाले, अब शनिदेव आ गए, तो पाइसेस वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट समय चल ही रहा है। तो शनिदेव अब आपको वो जो पुराने चैलेंजेस आ रहे हैं उससे ओवरकम करने का मौका दे रहे हैं। किस किस से? करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर फंसे हैं उससे रिलेटेड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है पाइसेस वालों को लिए। तो मैं समझता हूँ कि आधी समस्या तो निकल ही गई, राहु निकल गए तो, लेकिन शनि आपको थोड़ा स्ट्रगल जरूर देगा, लेकिन सक्सेस की गारंटी है, क्योंकि जिस तरह से अभी चल रहा है। हाँ, तो 2 राशि वालों के लिए तो बहुत सटीक बता ही दिया है हनीश जी ने, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए। इन दोनों को खैर सचेत रहने की जरूरत है, पर मीन राशि वालों के लिए अच्छी चीज़ भी है। हाँ, मीन राशि वालों के लिए तो ज़बरदस्त है। हाँ, अब आप मुझे ये भी बताएं कि आजकल रिलेशनशिप टूटने की एक बहुत बड़ी वजह, अगर शादी हो चुकी है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, और अगर शादी नहीं हुई है, आप रिलेशनशिप में है, तो आपको कुछ समय बाद पता चलता है कि ओके फाइन, पार्टनर चीट कर रहा था, उसका तो कहीं और भी अफेयर चल रहा था। तो ये जो कैरेक्टर है, जो मुझे लगता है पहले कुंडली जब मिलाई जाती थी तो घर वाले देखते थे कि हाँ चरित्र ठीक है लड़के का लड़की का, तो वो भी क्या कुंडली के जरिए देखा जा सकता है, और इसके पीछे भी क्या कोई खास ग्रह है जो काम करता है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा।
आजकल इस तरह के हमारे पास भी हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, कुंडली देखते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। कुंडली मिलाने के लिए भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैच मेकिंग के लिए हम लोग मिलते हैं, मैच मेकिंग करते हैं। तो हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि आपको ये समझना होगा कि अगर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, यानी लेफ्ट राइट, जैसे आपने कहा कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो गया या एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, तो उसको वो चार्ट इंडिकेट करता है क्या? देयर आर लॉट ऑफ रूल्स विच सेज यस। और प्राइमरी प्लैनेट चीटिंग का, उसका एक ही प्लैनेट है जिसका नाम है राहु। अच्छा। हाँ, देखिए आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे। एक छोटी सी बताता हूँ। चीटिंग कब होती है? जब आपका अपने पार्टनर में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो पहला ये समझना, इंटरेस्ट खत्म करने वाला प्लैनेट शनि, क्योंकि जैसे अब स्कॉर्पियो को बोला ना, स्कॉर्पियो से 5वां जा रहा है, तो ये 2.5 साल पार्टनर में इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं अपने पार्टनर में, तो इनको दूसरे लोग अच्छे लगने लगेंगे। इनको केयरफुल रहना चाहिए, स्कॉर्पियो के लिए इंडिकेशन है। हाँ। अच्छा, ऐसे में अगर राहु का कनेक्शन, बर्थ चार्ट में जो राहु है उसका कनेक्शन रिलेशनशिप का प्लैनेट जो वीनस है उसके साथ आ जाए, तो राहु इज चीटिंग, वीनस इज रिलेशनशिप, चीटिंग इन रिलेशनशिप, तो ये कनेक्शन बन गया। तो पहला अपने में से इंटरेस्ट खोया, फिर शनि ने इंटरेस्ट खोया, राहु और शुक्र के कॉम्बिनेशन ने उसको बिगाड़ दिया। तो अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो गया, घर में इंटरेस्ट खत्म हो गया, कहीं बाहर चले गए वो। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से कैलकुलेट करके दिया जा सकता है। एक छोटा सा रूल बता देता हूँ, जिसकी कुंडली में शनि के साथ शुक्र है, जिसकी कुंडली में शनि के साथ राहु के साथ शुक्र है, वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। अब आप कहेंगे शनि शुक्र आपने एक अलग प्लैनेट ले लिया, शुक्र राहु एक अलग प्लैनेट ले लिया। हाँ। ऐसा दो क्यों? क्योंकि शनि और जब शुक्र और राहु एक साथ होगा तो चीटिंग दिखाता है। राहु क्या है? नॉन ट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल, कुछ अलग सोचना, कायदे कानून को नहीं मानना, है ना, और चीटिंग, धोखेबाजी का प्लैनेट है, विच इज़ राहु। तो अगर राहु शुक्र का कनेक्शन है तो वहाँ पे चीटिंग हो सकती है, वेरी हाई चांसेस। अब आप कहेंगे कि साहब आपने शनि को शुक्र से क्यों जोड़ा? शनि शुक्र तो बहुत अच्छा योग है, राहु का तो चलो समझ में आ गया, लेकिन शनि शुक्र तो बहुत अच्छा योग है कि शुक्र शनि दोनों दोस्त है, एक गुरु और उसका चेला, है ना, तो ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आंसर इज यस। तो जब शुक्र और शनि ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो ये लोग ओवर पॉजेसिव होते हैं अपने पार्टनर को लेके, और वो उसे बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर इसका ये फायरी साइन में आ गए तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर ये फायरी साइन के अलावा किसी और साइन में पड़ गए, जैसे मान लो 2 नंबर राशि आ गई, 7 नंबर राशि आ गई, तो ये क्या करेंगे? ये धीरे धीरे इंटरेस्ट खोना शुरू कर देंगे कि अब हमारा एक दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, सैटर्न मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो शुक्र प्लस शनि रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर ऐसे लोग अगर डिवोर्स के लिए भी चले जाएं तो इनका आसानी से नहीं होता, 5-5, 7-7 साल खींचता है। अगर शनि रिलेशनशिप के प्लैनेट से जुड़ा शुक्र से या कुंडली में 7वें घर से, ये लोग डिवोर्स लेने चल जाएंगे, सब बहुत साल लगेंगे। या तो म्यूचुअल कर लो, क्योंकि आते हैं ना ऐसे केसेस हम डिस्कस करते हैं, तो म्यूचुअल कर लो। अगर कोर्ट कचहरी में गए तो शुक्र प्लस शनि है, आसानी से छोड़ेगा नहीं, डिवोर्स में भी सालों हो गया। और कुछ लोगों का डिवोर्स 2-3 महीने में हो जाता है क्लोज, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, जाके कह दिया साहब हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, जो उनके जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के उसको फॉलो करते हैं कोर्ट के, और उसके हिसाब से सेपरेशन हो जाता है, कोई झगड़ा नहीं है ना। इवन आफ्टर मैरिज देयर फ्रेंड्स, बच्चे हैं, टेक केयर करना है। और कुछ लोगों का ये डिवोर्स बड़ा पेनफुल होता है, तो पेन का प्लैनेट शनि है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र प्लस शनि है तो शादी करने से पहले सोच लेना, अगर ना संभाली तो डिवोर्स की जो मैटर है ये बहुत खींचेगा, बहुत घसीटेगा, उसको संभालना पड़ेगा। मुझे लगता है कुंडली खोल के अगर कुछ लोग बैठे होंगे या उनको याद होगा कि उनकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, तो थोड़ा बहुत तो आप इतना इजी बता रहे हैं कि वो खुद भी अपना जो भविष्य है वो समझ पाएंगे। या अगर पार्टनर की कुंडली आपको थोड़ी बहुत याद है तो इन चीज़ों से एक इंडिकेशन तो आपको एटलीस्ट मिल ही सकता है। बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन मिलता है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है, और वो योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में होता है। क्योंकि देखिए शनि और शुक्र, शनि इज अ स्लो प्लैनेट, करेक्ट, और बाकी सारे प्लैनेट रिलेटिवली फास्ट हैं। बृहस्पति उससे फास्ट है, मंगल उससे फास्ट है ना, बुध शुक्र
तो ये तो सूर्य के आसपास ही रहते हैं दोनों। हाँ। तो एक योग है जो बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे सूर्य और शुक्र एक साथ है। अब शुक्र रिलेशनशिप का प्लैनेट और सूर्य आग का गोला, ईगो। तो शुक्र के साथ अगर सूर्य हुआ तो उसमें ईगो की लड़ाई हस्बैंड वाइफ में होनी ही है। अगर ऐसा चार्ट आ जाता है, हम सीधा कहते हैं अगर ईगो एडजस्ट कर गया, उसको मैनेज कर गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ईगो को मैनेज नहीं किया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और अगर ये योग हो और काफ़ी इसको पे कोई ब्लेसिंग नहीं आ रहा हो, जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं आ रहा हो या कोई और प्लैनेट उसे प्रोटेक्शन नहीं दे रहा हो, तो लगभग 40 साल की उम्र तक शादी में सेटलमेंट नहीं होता, बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि वो एज है, वो मैंने आपसे बात किया था ना, एक एज आती है, तो इट इज़ 40th ईयर, 40वां साल। उसके बाद जाके मैच्योरिटी आती है। रिलेशनशिप की मैच्योरिटी उससे पहले आना नहीं देता। सूर्य है, जिसके साथ बैठेगा उसको जला देगा। तो अगर शुक्र के साथ बैठा, शुक्र को जला दिया। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे, बुध के साथ रहता है, तभी तो कहा है कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, बुध बुद्धि है, जला दिया ना, तो उसकी पावर घटा दी। तो इफ योर मर्करी इज वीक, योर कॉमन सेंस इज वीक। इफ वीनस इज वीक, योर रिलेशनशिप इज वीक। इफ योर सैटर्न इज वीक, योर करियर इज वीक। इफ योर मार्स इज वीक, योर विल पावर इज वीक। इफ योर जुपिटर इज वीक, गॉड का ब्लेसिंग वीक है। सीधा सीधा कनेक्शन है। ज्योतिष सबसे आसान सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड सिस्टमैटिक उसको सीखा जाए। तो सूर्य का अकेले ही बैठा रहना फिर ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप भी देखिए, अब जैसे वो जिसके साथ बैठेगा उसको, राजा है ना, राजा के साथ आप जिसको भी बिठाइए, राजा से तो छोटा ही है। राजा तो राजा है। राजा सिर्फ किसको सबसे अपने से ज्यादा वैल्यू करता है? अपने गुरु को। तो अपना गुरु कौन? जुपिटर। राजा को इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस कौन दे सकता है? राजा का गुरु। तो जुपिटर है। तो इसलिए जुपिटर को गॉड का ब्लेसिंग बोला गया है। गुरु है ना। ठीक है। हाँ, तो रिलेशनशिप को कैसे कैसे ग्रह प्रभावित करते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली। लेकिन अब वो दिमाग वाला फैक्टर जो रह गया था, अगर उसके ऊपर हम आए तो करियर को भी मैं और इजी वे में अगर पूछना चाहूँ तो धन को, क्योंकि करियर का तो सीधा संबंध धन से ही है। हम बिजनेस कर रहे हैं तो, नौकरी कर रहे हैं तो हमें पैसे की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उसको भी डिफाइन करने के लिए या उसका भी निर्धारण करने के लिए कोई एक खास ग्रह होता है क्या? डेफिनेटली यस। लेकिन ग्रह के साथ खाली अकेला ग्रह काम नहीं करता। देखिए, आज से 500-1000 साल पहले करियर के ऑप्शंस बहुत कम थे, है ना। 4 थे, है ना। एक वैश्य नहीं, एक वैश्य थे, एक ब्राह्मण थे, है ना। हाँ, ये 4 थे ना पैटर्न। आज 4000 तरह के करियर होंगे। इवन स्क्रैप का भी एक बिजनेस है। आज हम पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, आज हम आईटी की बात कर रहे हैं, कभी कभी सुना ही नहीं था। ठीक है। और राइज कौन कर रहा है? सारी टेक कंपनीज। टेक पहले था ही नहीं। आज हम बात कर रहे हैं स्पेस की। आज हम बात कर रहे हैं वो कंपनी, जैसे आजकल का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, वॉर, एआई की बात हम एआई की बात कर रहे हैं। एआई तो मैडम इट इज बूम। आप समझ लीजिए कि राहु कमिंग इन दिस साइंस, शनि का साइन 11 नंबर साइन, टेक में कुछ नए लेवल पे लेके जाएगा। जब पिछली बार आया था तो ये धीरे धीरे ये सारी टेक वाली कंपनी चलना शुरू हुई थी। जब उससे पिछली बार आया था 18 साल पहले, तो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था और वो पॉपुलर होना शुरू हुआ था। उसके बाद जब आया तो इंटरनेट पॉपुलर होना शुरू हुआ, है ना। वाईफाई डोंगल्स और ये सारी चीज़ें शुरू हुई। वाईफाई राउटर्स, वाईफाई डोंगल, आपको फ़ोन में भी इंटरनेट की स्पीड थोड़ा बेटर होगा। 2G आया, 3G आया, समथिंग लाइक दिस। अब की बार आया, अब एआई की बात करेंगे हम। तो राहु जब भी साइन नंबर 11 में आएगा, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपग्रेड करेगा ही करेगा। ये थंब रूल है, इससे बच नहीं सकते। हर 18 साल में आता है। आप पिछले 18 साल के कैलकुलेशन से करते जाइए, गूगल पे जाके चेक कर लीजिए, तब क्या क्या डेवलपमेंट हुआ आपको सब मिल जाएगा। सारे इन्वेंशन, नए इन्वेंशन, 11 नंबर साइन का, शनि की राशि का बहुत प्रोमिनेंट रोल है इसमें। चाहे आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, चाहे बायोलॉजिकल बात कर लीजिए, चाहे वेपन की बात कर लीजिए, चाहे आईटी की बात कर लीजिए, एआई की बात कर लीजिए, साइन नंबर 11 प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि एक का बात कही गई है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और आपको राहु 11 नंबर में आने से पहले, जब वो 12 नंबर में था, आवश्यकताएं बदलता है, ये रूल है।
तो राहु तो उल्टा चलता उल्टा है, चलता तो पाइसेस से निकला तो उसने बहुत सारी नई आवश्यकताएं, और एरीज में था उससे पहले बहुत सारी नई, क्या हुआ आजकल ड्रोन वॉरफेयर, आज से 5 साल पहले ड्रोन का नाम सुना था क्या, कि ड्रोन वॉर में काम में आने वाला है। अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है। सो नई आवश्यकताएं राहु ने क्रिएट की, अब यहां से वो आविष्कार की तरफ लेके जाएगा। दैट इज द रूल। तो ये इस तरीके से सारे प्लैनेट्स काम करते हैं, वर्ल्ड पे भी इसका असर आता है, हमारे पे भी आता है। और एक और बात आता है, अभी हम बात कर रहे थे करियर की भी और रिलेशनशिप की। जिसकी कुंडली में शुक्र 11 नंबर राशि में है उसको रिलेशनशिप से रिलेटेड संभलना पड़ेगा। वो ऑलरेडी बेचारा परेशान चल रहा होगा, शनि महाराज तो अभी निकले ही हैं, उनको 1.5 साल और पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, राहु वहाँ आए हैं तो उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये, अगर जिनकी कुंडली में शुक्र 11 नंबर राशि में बर्थ चार्ट में, ठीक है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। ना सिर्फ 11 नंबर में, मैं तो कहूँगा जिसका शुक्र जेमिनाई में है, जिसका शुक्र लिब्रा में है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर शादी नहीं हुई, रोमांस में नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन दे आर एलिजिबल फॉर इट, और तो उनके लिए तो इट इज़ फैंटास्टिक टाइम। लेकिन आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे या तो चीटिंग करोगे या होगी। बी वेरी केयरफुल। राहु महाराज बैठे हैं वहाँ, अभी आए हैं 18 महीने के लिए, दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, तो वो फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स, फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा जब तक राहु मतलब आप ले लीजिए लगभग नवंबर दिसंबर 2026 तक, तब तक के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और किन्हें किन्हें सावधान रहने की जरूरत है? जैसे आपने रिलेशनशिप वाली 2 राशियां बता दी, तो ऐसे कोई धन वाली भी है क्या, कि इनके ऊपर तो छप्पर फाड़ के धन की वर्षा होने वाली है और इनको तो कंगाली आने वाली है, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, माया और धन, सबसे बड़ा सवाल तो आजकल यही है। तो देखिए, धन के लिए हम राहु को थोड़ा सा कम देखते हैं। राहु का इंपॉर्टेंट रोल है, ज़रूर धन देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है जुपिटर का, क्योंकि गॉड का ब्लेसिंग है। धन यानी वेल्थ है ना, वेल्थ की देवी है माता लक्ष्मी। कुबेर जी का भी कुछ संबंध बताया है। तो जुपिटर जिसको ब्लेसिंग देगा, धन सबसे पहले उसके पास आएगा। शनि जिसको ब्लेसिंग देगा, धन उसके पास आएगा। रास्ता बाकी प्लैनेट बता सकते हैं, जैसे राहु कहेगा अनकन्वेंशनल तरीके से, सूर्य कहेगा सरकार से, ऐसे। तो ये तो हो गई टेक्निकल बात। अब धन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि धन कौन से रास्ते से आएगा। रास्ते से मीन्स, जैसे आप अगर जॉब में हैं तो आपकी सैलरी इज योर ग्रॉस इनकम, करेक्ट? तो जिसके लिए जुपिटर फेवरिंग है, जैसे जिसका लिब्रा का चंद्रमा है, उसके पास अच्छा पैसा आने वाला है। ओके। उसके पास अच्छा, उनके लिए बढ़िया चलने वाला है। जिसका मून 11 नंबर राशि का है, हालांकि राहु उसको तंग कर रहा है, लेकिन फिर भी जब तक बृहस्पति 3 नंबर राशि में है, उसको वो तंग नहीं होगा। पहले तो पैसा आएगा, जब बृहस्पति 3 से 4 में चल जाएगा तो दुखी होने लग जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो तब तक उनके पास बढ़िया पैसा आने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। सेजिटेरियस, इनके पास बढ़िया पैसा आने वाला है, जुपिटर देख रहा है, तो ये बढ़िया चीज़ है। खाली यही रूल नहीं होते, इसके अलावा बहुत सारे रूल होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, धन वहाँ से भी आता है, ये लोग खो देते हैं। तो कुंडली में जो 5वां घर है, जो मन है, 5वां घर, ये टेक्निकल जो स्किल्स है या अदर सोर्स ऑफ इनकम है, वो कुंडली का 5वां घर बताता है। तो जिसका 5वां घर में स्कॉर्पियो, 5वें घर में सेजिटेरियस पढ़ रहा है, लीब्रा पढ़ रहा है, या नंबर 11 पढ़ रहा है, उन लोगों का अदर सोर्स ऑफ इनकम बनाने का ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया समय है, फैंटास्टिक टाइम उनके पास आएगा। या किसी का मून एरीज में है, किसी का मून एरीज में, उनके पास बढ़िया पैसा आने का योग है। लेकिन अगर 5वें घर से कनेक्शन हो रहा है तो वो अदर सोर्स ऑफ इनकम देगा। 11th हाउस से कर रहा है तो आपकी जैसे जो रेगुलर इनकम होती है, जैसे सैलरी आती है। हाँ। एक और थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जो बिजनेस में हैं उनके लिए क्या होगा। तो धन का रूल तो सेम है। अगर आपका पावरफुल हाउस है बिजनेस से रिलेटेड तो बिजनेस से पैसा आएगा, और जॉब से रिलेटेड है तो जॉब में इंक्रीमेंट हो जाएगा या प्रमोशन हो जाएगा। अब इसको कैसे समझते हैं? इसको समझने के लिए हमको बर्थ चार्ट को समझना पड़ता है कि बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं,
अगर हम करियर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो लोग फील करते हैं, फेस करते हैं, वो ये कि वो ज़िंदगी भर गलत रास्ते चल रहे होते हैं अपने करियर को लेके। कुंडली बता रही है बिजनेस करो, पूरी ज़िंदगी नौकरी में बिता दी, अमीर कहाँ से बनेगा। कुंडली कह रही है बिजनेस मत करो, हाँ। वो पूरी ज़िंदगी नए नए वेंचर स्टार्टअप में घुसता जा रहा है, ख़राब कर रहा है। कुंडली कह रही है पार्टनरशिप में मत जाओ, वो पार्टनरशिप में जा रहा है, धोखा खा रहा है और हर बार नुकसान खा के आ रहा है। कुंडली कह रही है आप अपना ब्रांड नेम बनाते वक्त इसका ध्यान रखो, ये कुछ स्पेशल रूल्स हैं, दे आर इग्नोरिंग इट। आप कंपनी को बनाना, ब्रांड नेम बनाना, किसको ब्रांड सेलेक्ट करूं, कौन सा ब्रांड होना चाहिए, कौन सा थीम कलर होना चाहिए, कौन से कलर हमारे लिए फेवरेट हैं, कौन से प्लैनेट अगेंस्ट हैं, किस टाइम पे सेटअप करूं, पंचांग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कौन से मुहूर्त में शुरू करूं, कंपनी कब रजिस्टर करूं, उसका इनॉग्रेशन कब करूं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी कुंडली में तो योग था बिजनेस से पैसे कमाने का, लेकिन आपने ऐसे वक्त अपने बिजनेस को ऑन कर दिया जब योग था कि जिस वक्त जो चीज़ ऑन होगी उसको किल कर दिया जाएगा। एक हम बात करें कि करना क्या है। देखिए अमीर बनना है, सब छप्पर फाड़ के पैसे कमाना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि छप्पर किसका फटेगा समझ में ये नहीं आ रहा है ना। तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा, क्या योग है। अगर हमें ये एडवांस में पता पड़ जाए कब पैसे आने वाले हैं, अगर हमें ये एडवांस में पता पड़ जाए, हमको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए, तो हम उसके हिसाब से प्लान करें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। आपने बात करी पैसा किसका आएगा, मैं थोड़ा इसको ज़्यादा उस तरफ नेगेटिव की तरफ भी लेके चला गया हूँ, ये बताने के लिए कि कब नहीं आएगा। आने वाले में तो खुशी हो जाएगी, जब नहीं आएगा उस वक्त इन्वेस्ट किया तो जीरो होके बाहर आ जाएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो टाइमिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये जो राशियों की हमने बात करी 7, 9, 1, 7, 9 एंड 11, इट इज़ फैंटास्टिक। इनके पास तो भर के आने वाला है। ठीक है। फिर हमने बात करी कि किसको 1, 7, 9 और 11 हम अगर इसको थोड़ा ठीक ढंग से एरीज, लिब्रा, सेजिटेरियस एंड कुंभ, ठीक है, एक्वेरियस, इनके पास तो बढ़िया पैसे आने वाले हैं। करियर की अपॉर्चुनिटी आने वाली है पाइसेस के पास। रिलेशनशिप का चैलेंज आने वाला है स्कॉर्पियो के पास। ठीक है। तो सारी राशियों का आप देखिए अगले का जो पूरा फ्रेमवर्क बिल्कुल तैयार है। ठीक है। लेकिन एक जगह ये रूल थोड़ा चेंज होता है जब वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हो। अगर वहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो स्टेट रूल लगा लीजिए, हमेशा काम करेगा। व्हेन आई एम सेइंग हमेशा मींस 100%। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 99.9%। मतलब उस राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो रूल चेंज होगा। अगर वहाँ नहीं बैठा इट विल गो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किसकी दृष्टि पड़ रही है। नहीं तो वही तो इम्पैक्ट आएगा ना सर। वही तो इम्पैक्ट आने वाला है कि राशियों किसकी दृष्टि पड़ रही है। अब जैसे किसी की कुंडली में कोई प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए जैसे मैंने एरीज वालों के लिए कहा, एरीज वालों के लिए कहा कि इनके लिए बढ़िया समय, अच्छे पैसे आएंगे, लेकिन उसके टॉरस में राहु बैठा है, तो उसके पास पैसे आएंगे तो सही, रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। आएंगे जरूर, लेकिन राहु का काम क्या है, चले जाएंगे। तो ये वो रुकने नहीं देगा, वो रुका रहे। अगर आपके पास कोई कुंडली लेके आए, मैं लेकर के आऊं और आपको दिखाई दे रहा है कि पैसा आता भी रहेगा जाता भी रहेगा, अब मैं बोलूं कि अनीश जी कुछ ऐसा बता दीजिए आप गुरु जी कि बस पैसा वो रुक भी जाए, सेविंग भी हो जाए, इन्वेस्ट भी हो जाए, तो फिर उसके बहुत तरीके हैं इसके। एक तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला तरीका है, जैसे मान लीजिए अभी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे थे, है ना। हस्बैंड की कुंडली में पैसा खोने का योग है, वाइफ के में ट्रांसफर कर दे, 2-1.5 साल बाद वापस ले लेना। हो गया ना, जो प्लैनेट कह रहा कर लिया ना कि मेरे खर्चा हो जाना है, मेरे अकाउंट में नहीं रहेंगे, नहीं रहे भाई, मेरे वाइफ के अकाउंट में, मेरे बच्चों के अकाउंट में, आई एम हैप्पी। बोले मुझसे लेगा क्या, है ही नहीं, तूने कहा खर्च हो गया, कर दिया। ठीक बात। जो प्लैनेट कहे वो कर दो। अच्छा, ये बड़ा सही है आपने बताया। मतलब उपाय का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि इसकी पूजा करा लो, उसकी शुद्धि करा लो या ये रत्न पहन लो। सीधी बात है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहना तो अपने बच्चे के या बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, सिंपल। मेरे पास सही नहीं, तुमने कहा खर्च कर दो, कर दिया। बहुत शानदार। ये तो सिंपल है ना। देखिए रेमेडीज का मतलब ये नहीं है कि अब 1.25 लाख का मंत्र जाप होगा, आपकी हेल्थ खराब है, अब मैं महामृत्युंजय जप ही कराऊंगा और ये करूँगा, कुछ नहीं मैडम। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली, व्हेन आई स्टार्टेड माय डिस्कशन, आई स्टार्टेड विद कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। आप उसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिए, प्लैनेट कहना क्या चाहता है, अगर आपको वो पता पड़ जाए। मुझे एक चीज आप और बताइए, ये और क्लैरिटी के लिए मेरे व्यूवर्स की, कि वो सुखी है तो भी, नहीं सुखी है तो भी, उनके जीवन में भरपूर धन धान्य आ रहा है तब भी, और अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है तब भी, क्या दोनों स्थिति में उन्हें कुंडली अपनी दिखानी चाहिए, ये पूछने के लिए कि जितना धन आ रहा है, जो धन वर्षा हो रही है,
क्या वो सुनामी में तब्दील हो सकती है? क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे फायदा तो मिल रहा है, लेकिन क्या मुझे किसी दूसरी ओर जाना चाहिए? या नौकरी में प्रमोशन मिल रहा है लेकिन मैं बिजनेस कर लूँ तो और पैसा है? क्या हर स्थिति में कुंडली दिखा के ये जांचना जरूरी है कि किधर को भाग्य ले जा रहा है? मैडम, ले तो भाग्य ही जा रहा है, जहां भी ले जा रहा है, ये तो आप तय कर लीजिए। हाँ। क्योंकि भाग्य का मालिक बृहस्पति और कर्म का मालिक शनि। शनि महाराज तो टाइम बताते हैं कि तेरा भाग्य अब साथ देगा या अब नहीं देगा। तो टाइम का मालिक शनि, समय। हाँ। वो जो आपने सुना होगा, बड़ा एक फेमस है, मैं समय हूँ, किसी सीरियल में आता था, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं समय हूँ, तो वो शनि है। शिव जी का एक सीरियल था। हाँ, ठीक है। मैं समय हूँ। हाँ। ये तो वो शनि है। तो शनि टाइम बताता है आपका। शनि अच्छा तो टाइम अच्छा। तो जब आपके पास एक चार्ट आया, आपको पता पड़ गया ये जॉब में है, मान लीजिए कोई बहुत छोटी सी जॉब में 10, 20, 30 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही है, साहब मेरा अच्छा समय आएगा, क्या होगा? वो रातों रात वो 3 करोड़ का पैकेज नहीं मिलने वाला उसे, बट येस देयर बी जंप, इंक्रीज इन वेल्थ फॉर श्योर, होगी तो होगी। लेकिन वो 25,000 से आपकी सैलरी 25 करोड़ हो जाएगी, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। देर आर स्टेप्स, है ना, तरीके से आप आगे बढ़ते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, लेकिन अगर आपने पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिया और आपका समय साथ दे रहा था, मान लो किसी की कुंडली में बिजनेस का योग था, उसकी कुंडली में पैसा आने का योग एक्टिवेट होने से पहले उसने उसी टाइम उसके आसपास उसने बिजनेस शुरू कर दिया, एकदम अर्ली सक्सेस मिल गई। और वो अब इसे रातों रात अमीर कहना तो नहीं कहेंगे, बट विद इन 1-2 ईयर्स इफ यू आर ग्रोइंग, इट इज सॉर्ट ऑफ रातों रात अमीर होना। हाँ। या आप पहले 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमाते थे, आज आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीना हो गई है। तो ऐसा समय आता है, लेकिन उसको इनकैश हम लोग नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। समय आया कि आप पैसा कमाएंगे, मान लीजिए 12 महीने का समय आया, 12 महीने, ये 1 ईयर इज फैंटास्टिक, यू विल मेक मनी। हमने 2, 3, 4 महीने पैसे कमाए, हमने कहा चलो जरा घूम के आते हैं, एक फॉरेन टूर लगा के आते हैं 15 दिन 20 दिन का। अब साहब टूर पे जाने से 10 दिन पहले खराब, 15 दिन रह के आए, आने के बाद 15 दिन उसमें खराब, फिर, है ना, तो आपने 1-1.5 महीना ख़त्म कर दिया। 1/12 या 2 महीना पकड़ लूँ मैं इस पूरे प्रोसेस में, सारी चीज़ें अलाइन करने में 2 महीना यू वेस्टेड योर टाइम समवेयर एल्स। व्हेन गॉड वाज गिविंग यू मनी, यू वर एंजॉइंग समवेयर एल्स। अरे भैया ले ना, वो तो देने आए हैं, ले ना भाई। और जब खराब का समय था कि साहब ये समय बहुत खराब होने वाला है, अगले 1.5-2 साल इस विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, पैसे किसी को मत देना, कहीं नई जगह इन्वेस्टमेंट मत करना, उस वक्त हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए रिश्तेदार ने मांग लिए, 2 लाख रुपए दोस्त ने मांग लिए, 10 लाख रुपए से मांग लिए, हम सबको बांट दिए। अरे भैया आगे देख, ये तो पैसे वापस आएंगे नहीं, तो जीरो है, जो गया अब जो वो जीरो है वापस नहीं आएगा। ये प्लेनेट छीनने के लिए आया था, तो किसी को तो निमित्त बनाएगा, तो वो बनाया उसने और पैसे छीन लिए। सो व्हेन टाइम इज विद यू फॉर मेकिंग मनी, प्लीज मेक मनी। व्हेन टाइम इज सेइंग, जब समय कह रहा है कि खर्चे का समय, जाओ ना घूमने, करे हो खर्चा, हु इज स्टॉपिंग। तो हम उल्टा करते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं है समय का। अगर पता हो कि ये सिर्फ 12 ही महीने की विंडो है, तो 12 महीने कुछ नहीं, सिर्फ पैसे कमा लो। उसके बाद 12 महीने की विंडो वो अगर उतनी अच्छी नहीं है, तो जाओ घूमने यार। कोई कंट्री बंद थोड़ी हो जाएगा कि कल से हम नहीं खुलेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक बात। हाँ, अच्छा, एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है कि क्या ये जो ग्रहों के राशि परिवर्तन पे तो हमने बहुत चर्चा कर ली, क्या कुंडली में ग्रहों की जो अंतर्दशा या महादशा होती है, उससे भी क्या पैसा अचानक आना या करियर बदल जाना, आप फील्ड चेंज कर लेते हो, क्या इस पर प्रभाव पड़ता है? और ये खासकर इसलिए भी क्योंकि कुछ ग्रहों के लिए, जैसे शनि के लिए हम सुनते हैं कि बहुत लंबी ड्यूरेशन इसकी होती है, तो क्या वो 18 साल अगर उसकी अंतर्दशा महादशा चल रही है, तो 18 साल तक क्या अगर बुरा हो रहा है तो बुरा ही होता रहेगा, क्या अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही होता रहेगा? कभी नहीं। तो ये थोड़ा इसका गणित बताइए ना, क्या रहता है? मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ। हाँ। देखिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एकदम आसान, अपनी कुंडली खोलें, 1 ही मिनट में उनको जवाब मिल जाएगा, पैसा कमाने वाला है। अच्छा, 1 ही मिनट, इन 1 मिनट। हाँ, खोल लो भाई फटाफट से अपनी कुंडली। हाँ। जो आपको पहली महादशा मिली, जैसे आपका जब जन्म हुआ, जो पहली महादशा मिली, जरूरी नहीं है पूरी मिले, क्योंकि चंद्रमा की डिग्रीज पे फर्क पड़ता है ना, कौन से कितने नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र में कितने डिग्री तक। जो पहली महादशा मिली वो जरूरी नहीं है पूरी मिले, 95% लोगों की पूरी नहीं मिलती।
तो थोड़ी कम ज़्यादा चलता है उसमें ना। तो पहली महादशा, जो पहला प्लैनेट आ गया, वो ज़िंदगी में दुख तकलीफ जरूर देगा। अच्छा। हाँ जी। अब मृत्यु लोक में कैसे संभव है दुख ना मिले? तो पहले तो ये पकड़ लीजिए, अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, 5 मिनट लूंगा, सब अपनी कुंडली खुद ही देख लो और आज ही देख लो, और जवाब यही है। पहली दशा इज अ डिफिकल्ट दशा, दूसरी दशा इज वेल्थ वाली दशा, यानी दूसरा जो आएगा, तो जब जब वो प्लैनेट की दशा या अंतरदशा, जैसे शनि की में सारे 9 प्लैनेट की अंतरदशा आएगी ना, तो अगर वो सीक्वेंस में दूसरा था, तब चाहे शनि कितना भी खराब हो, उसकी सेकंड में अगर वो वाला सेकंड वाला प्लैनेट आ गया, है ना, तो उसकी अंतरदशा में पैसा जरूर आएगा, शनि जितना मर्जी शोर मचाता रहे, सेकंड वाला अपना रोल प्ले करेगा। अच्छा। महादशा ओवरऑल बताएगा कि फाइनली, जैसे शनि की दशा 19 साल की है, या शुक्र की 20 साल की है, या चंद्रमा की 10 साल की है, तो 10 साल आपकी चंद्रमा की दशा चली, वो जब 10 साल खत्म होंगे, आप ओवरऑल कर रहे हैं मेरे 10 साल जिंदगी के अच्छे बीते बुरे बीते, आपने ओवरऑल अगर 1 लाइनर आपको आंसर देना है, इट वाज गुड, एवरेज, बैड, नो, वाओ, यही तो एक्सप्रेशन आना है। हाँ। तो वो तो महादशा तय करेगा, लेकिन उसकी जो अंतरदशा वाला पीरियड है वो प्लैनेट तय करेगा। जैसे मान लीजिए दूसरा महादशा का जो भी प्लैनेट है, अपनी कुंडली खोलिए देख लीजिए, वो आपको पैसे से रिलेटेड जरूर बड़े इवेंट देगा और अच्छा पैसा कमाने में हेल्प करेगा। तीसरा फिर खराब, पहला खराब, हाँ। दूसरा अच्छा, तीसरा फिर दिक्कत है, तीसरा वाला बहुत मेहनत कराएगा भैया, तीसरा वाला चैन से नहीं बैठने देगा, इसकी दशा आ गई तो भैया काम कर लो, पसीना बहा लो, नहीं तो ये दौड़ाएगा, तो तैयार रहना तीसरे वाले के लिए। चौथा वाला फिर पैसे देगा, प्रॉपर्टी देगा, गाड़ी लेनी है वो ले लीजिए, बढ़िया प्लैनेट होता है चौथा। सीक्वेंस सब अपना अपना चार्ट देख लें, कोई प्लैनेट खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब खराब हैं और सब अच्छे हैं, दोनों तरह के रिजल्ट देते हैं। तो आपके लिए हो सकता है शनि बहुत अच्छा हो सकता है मेरे लिए खराब हो, मेरे लिए हो सकता है राहु बहुत अच्छा हो, शनि खराब हो, तो है ना। अगर सब एक सही होते हैं सबके, तो सबकी शक्लें भी तो एक सी होती हैं, हम सब एक ही तरह के दिख रहे होते हैं, है ना, सब एक ही काम कर रहे होते हैं, बोले सब गवर्नमेंट जॉब में एक ही काम कर रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं, बोले कोई काम ही नहीं कर रहा। इट इज नॉट लाइक दिस, देयर आर 9 प्लैनेट, 27 नक्षत्र, 12 राशि, 12 हाउस, हर नक्षत्र का 4 पदा, तो वेरिएशन तो आने है ना, फिर एस्पेक्ट बहुत सारे रूल लगते हैं। ठीक है। अब आई चौथी दशा, फैंटास्टिक, वो प्लैनेट पकड़ लीजिए, पैसा जरूर देगा। 5वीं दशा फिर तंग करेगा, इमोशनल तंग करेगा। ये 5वीं दशा वाला इमोशनली मारता है आपको, तीसरी दशा वाला शरीर की मेहनत कराता है, 5वीं वाला इमोशन के साथ खेलता है, इमोशनली डिस्टर्बेंस का टाइम होता है वो। तो अब अगर ऐसे में कोई रिलेशनशिप में हो और इधर 5वां चल रहा हो और 5वें के अंदर पहले का चल रहा हो, तो इसका ब्रेकअप नहीं होगा तो किसका होगा? हाँ। समझ गए? और ये मान लीजिए उस पे नीम चढ़ा। हाँ, समझ गए? 5वें के साथ तीसरे वाले का मिल जाए, बोले आपको रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, आपको लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, सामने से तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, भैया तेरी दशा चल रही है करने की, उसकी चल ही नहीं रही, उसकी तो एंजॉय करने की चल रही है, वो तो मजे ले रहा है, या शी इज कंफर्टेबल, यू आर रनिंग आफ्टर, दशा थी ना। फिर आप आओ छठी सक्सेस, लेकिन हेल्थ को संभालना पड़ता है। अच्छा। हाँ, 7वीं इज वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये ऑड इवन वाला रूल चल रहा है मुझे लग रहा है। बस यहीं तक चलेगा 7 तक। अच्छा। 8 और 9 दोनों अच्छा है। ओके। 8 वाला इज फैंटास्टिक, 7वां वाला तंग करेगा। जब 7वें की दशा आ जाए तो आप मान लीजिए बड़े हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस, मृत्यु कारक होता है। अब आप कहेंगे मृत्यु कारक की 7वें की दशा तो जिंदगी में बहुत बार आई, अंतरदशा भी आई, मरा तो नहीं मैं। अरे भैया हमेशा खुद मरने की बात नहीं होती है। आपका अगर वो 7वें वाला प्लैनेट रिलेशनशिप से कनेक्ट हो गया तो डेथ ऑफ रिलेशनशिप, ब्रेकअप, डिवोर्स। अगर वो प्लैनेट करियर से कनेक्ट हो गया, नौकरी चली गई, घर बैठे हैं। वो प्लैनेट बिजनेस से कनेक्ट हो गया, शट डाउन। वो प्लैनेट चाइल्ड रिलेटेड हो गया, मिसकैरेजेस। वो प्लैनेट फादर से कनेक्ट हो गया, फादर की सर्जरी हो गई। मदर से कनेक्ट हो गया, मदर की सर्जरी हो गई। भाई से कनेक्ट हो गया, भाई बेचारा करियर चला गया उसका, उसकी जिंदगी में परेशानी आ गई। आपके हाउस से कनेक्ट हो गया, आपको घर बदलना पड़ा। तो यू आर सेलिंग योर ओल्ड कार, बाइंग ए न्यू कार, तो डेथ ऑफ ओल्ड, बिगिनिंग ऑफ न्यू। यू आर सेलिंग योर ओल्ड हाउस, बिगिनिंग ए न्यू हाउस, गेटिंग ए न्यू हाउस, बाइंग ए न्यू हाउस, डेथ ऑफ ओल्ड, बिगिनिंग ऑफ न्यू। तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा, इतना सिस्टमैटिक आराम से हो सकता है। अब ये सारे सवाल के हिसाब से
तब आप देखिए, अब इसमें वेरिएशन समझिए, सारी दशाएं बराबर नहीं है। मान लो किसी का शनि खराब है तो 19 साल का पीरियड जो अच्छा देने वाला था रिजल्ट, उसको रोक के रखा, भाई कम दे दे इसको। सोचिए उसका शनि अच्छा था, इसके अंदर वाले प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देने वाले थे, तो शनि कहेंगे इसको थोड़ा ज़्यादा दे दे, मैं भी तेरे साथ हूँ, दोनों मिलके इसको देते हैं। समझ गए बात? ऐसे होता है कैलकुलेशन। अब हु इज लकी, स्पेशल रूल्स भी हैं। पहला, दूसरे की, चौथे की, छठे की, आठवें के दशा लंबी वाली आ जाए। कैसे? अब शुक्र की 20 साल है, चौथे की दशा पड़ गई, अब वो 20 साल शुक्र उसको मजे कराएगा। दूसरे की आ गई, 20 साल शुक्र उसे लग्जरी देगा, है ना। अब उसका शनि की अगर अच्छी आ गई तो 19 साल शनि अच्छा रिजल्ट देगा। राहु के आ गया, 18 साल अच्छा रिजल्ट देगा। बोले अच्छी दशा में मंगल आ गया, सूर्य आ गया, केतु आ गया, तो बोले 5-7 साल 6 साल में निपटा दो इसे। हाँ। तो अच्छा समय आप ओवरऑल कैलकुलेट करें, अगर शुक्र अच्छा दे रहा है तो 20 साल देगा। सोचिए अगर वो शुक्र खराब है तो वो बिगाड़ेगा भी 20 साल। अब उसका अगर छोटा पीरियड भी आएगा, मान लो शुक्र में शनि की दशा आती है, शनि में शुक्र, दोनों लॉन्ग दशा है, 2.5-3 साल का इंपैक्ट आता है। तो 2.5-3 साल का इंपैक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर ये ग्रोथ का समय है, तो आप एक्चुअली देखेंगे शुक्र में शनि की दशा है, शनि में शुक्र की दशा, वो एक्चुअली जिसे कहते हैं ना, रातों रात अमीर बना दिए। 2 साल पहले, मतलब आप उससे मिलेंगे 1-2 साल बाद, कहेंगे तो रंग ढंग ही बदल गए। शुक्र में शनि, शनि में शुक्र। और अगर खराब है तो ये उस जगह ले जाके छोड़ेगा कि पहले बहुत रिच थे, अचानक अर्श से फर्श पर। तो ये दशाओं का इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ। एक और पॉइंट ऐड करूंगा। हाँ। एक और लकी कौन होता है जो इनसे भी ज़्यादा लकी होता है? ये तो ठीक है, ये तो नेचुरल है कि जो आपका वर्स्ट प्लैनेट था वो किसी और रूल की वजह से बेस्ट हो गया। यानी 1, 3, 5, 7 में से कोई ऐसा ज्योतिष का और रूल लग गया जिसने उसकी खराबी को किल कर दिया और बोला इसको कोई खराब रिजल्ट नहीं होगा, तुम अच्छा दोगे। सोचिए वो प्लैनेट जो अच्छा कर रहा है वो तीसरा, 7वां या 5वें को उसने अच्छा कर दिया, या फर्स्ट को अच्छा कर दिया। बोले यही लोग तो कुछ बड़ा करने आए हैं। और किसकी किस्मत में स्ट्रगल ज़्यादा लिखा है कि बोले जो अच्छे वाले थे, एक तो उनका पीरियड छोटा था, दूसरा अच्छे वाले घर कुंडली के ऐसे घरों में बैठ गया, 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में भटकता ही रहे। सो इट इज़ लाइक दिस, यू नीड टू कैलकुलेट लाइक दिस। हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया हनीश जी, लेकिन मुझे लगता है आप अगर कोशिश करेंगे इसे समझने की तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, आप इसको आराम से समझ पाएंगे। सिर्फ सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म। हाँ। 2 4 6 8 गुड, हाँ। 9 is also good, 1 3 5 7 is a challenge, खत्म, सिंपल। और इसे हमेशा याद रखना है, मतलब ताज जिंदगी ये जो नियम है ये काम करता रहेगा। ये बिल्कुल करेगा। अब मुझे आप ये बताइए, ये जो अपनी कुंडली देखना है, अपनी दशा अंतरदशा समझना है, ये तो आपने आसान ढंग से समझा दिया, लेकिन जब हम देश और दुनिया की बात करते हैं ना, तो वो समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप उसमें लाख समझाने की कोशिश करें, लेकिन अब अगर मैं ये कोशिश करूं ढूंढने की कि अमेरिका में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और इसीलिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो हमें ये बता पाए कि देश दुनिया में क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए बात सीधी है, भारत जिधर को जाएगा मैं उधर को जाऊंगी। देश की तरक्की मेरी तरक्की, देश में पैसा आ रहा है मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है ज्यादातर परिस्थितियों में। तो अब ये जो आगे आने वाला समय है वो भारत के लिहाज से कैसा रहेगा? अब आप सामने, एक्सपर्ट सामने, और फिर हम ये ना पूछे तो नाइंसाफी हो जाती है। देखिए आपका जो सवाल है वो अगर मैं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में और इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो आने वाला जो साल शुरू हो रहा है, हम अब से शुरू कर लें, क्योंकि अब से लेके लगभग अगले 13-14 महीने की, 15 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ों पे हमको एक्चुअली काम करने की ज़रूरत है और वह हम कर रहे हैं। आप देखिए अभी जो इवेंट हुए, अभी जो पाकिस्तान के साथ जो चल रहा है, वर्ल्ड में हमारी जो पोजीशनिंग चल रही है, ये सब प्री फेज सेट किया है। आने वाली बड़ी घटनाओं के से पहले जो एक एनवायरनमेंट सेटिंग होती है, जो एक प्री फेज सेट करना होता है, ये वही है और कुछ नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये लग रहा है कि अब शांति हो गई तो भूल जाओ। अच्छा, अभी शांति का तो अभी तो शांति तो इट इज तूफान के पहले की शांति है ये। ये शांति है ही नहीं। अच्छा। ये तो अगली की प्रिपरेशन है।
इट इज़ नॉट इवन अ शांति, इट इज़ अ पॉज। वो तो अनाउंसमेंट भी हो चुका, इट इज़ अ पॉज, लेकिन ये फैक्ट है कि अभी शांति अगले 3-4 साल इतनी आसान तो नहीं है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग फॉर कि छोटा, ये धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, इवन वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने ही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम नहीं होंगे। इंडिया के तो हैं ही, हाँ। तो ओवरऑल वर्ल्ड की बात भी कर रहा हूँ, इवन जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, और इस तरह के एक जगह थोड़ी शांति होगी दूसरी जगह शुरू हो जाएगा, दूसरी शांति होगी तीसरा शुरू हो जाएगा। अब ये ऑन है फॉर नेक्स्ट 5-7 ईयर्स, ये चलना ही वाला है। इधर से बचे उधर फंसे। अब जैसे आप आज तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, आप पीछे ये बांग्लादेश वाला मैटर कभी राइज करने वाला है। इन नेक्स्ट 14-15 मंथ्स बांग्लादेश और वो चिकन नेक है उस पर सीरियस काम होने वाला है। आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े डिसीजन होने वाले हैं। सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन आप ये समझ लीजिए हाँ। कुछ बड़ा होने को है। ठीक है। दूसरा एक जो अब भी जैसे हम बात करें, जो जिस तरीके से आगे चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें एक चेंजेस ज़रूर होंगे। हम लुक इनसाइड पे काम करना पड़ेगा। अभी हमारा जो माइंडसेट है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का, वो लुक आउटसाइड है, हम सबको साध रहे हैं। आप एक्चुअली अगर देखें तो हम सबको साध रहे हैं। अब ये जो साल आ रहा है, अब से आप लेके अगले 15 महीने, अब हम लुक इनसाइड, अब हम अंदर को सेटल करेंगे, अब हम अंदर वालों को साधेंगे। अंदर वाले जो डिस्प्यूट, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, उस पर काम करने का समय, पॉलिसी चेंज होगी। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चेंज करके लुक इनसाइड भी देखना पड़ेगा। इनसाइड फॉर इंटरनल कंट्रीज मैटर। अभी आप देखिए, शनि 12 नंबर राशि में आए। 12 नंबर राशि कोर्ट कचहरी की राशि है, शनि न्याय के देवता हैं। तो आप ये मान लीजिए, जब तक शनि 12 नंबर राशि में रहेंगे, आपका जो सिस्टम है पूरा न्याय व्यवस्था, इसमें बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जुडिशियल सिस्टम में चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है नॉर्मली जब शनि पाइसेस में होते हैं तो जुडिशियल रिफॉर्म्स भी आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिया में सारे आने वाले हैं, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स, नए कायदे कानून, बहुत सारे ऐसे कायदे कानून जो आगे का 30 साल का पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर देंगे, ये होने वाला है। गवर्नमेंट को कई सारी नई पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी जो लोगों की इनकम से रिलेटेड है, अर्निंग से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, क्योंकि शनि 12 नंबर में है और राहु 11 नंबर में आ गए हैं। ये रूल्स के साथ बात कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट अगले 15-18 महीने में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो सकता है, नए रिफॉर्म्स भी आएँ जो लोगों की अर्निंग पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधा असर डालें। द चांसेस आर वेरी वेरी हाई। थोड़ा इसको संभालने की ज़रूरत है कि कहीं इस बीच में अनरेस्ट ना हो जाए, क्योंकि जो प्लैनेट जिस तरीके से चल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ धार्मिक उन्माद की, वहाँ शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, इट इज़ फॉर एवरीवन। सबको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगला 1-1.5 साल की डिफ़िकल्ट समय हो सकता है, नीड टू बी केयरफुल। इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट ज़बरदस्त पैसा खर्च करने वाली है। तरह तरह के नए इन्वेस्टमेंट और तरह तरह के एक्सपेंडिचर होने वाले हैं जो अनप्लैंड भी होंगे। अब जैसे हमने बात किया, अभी वॉर लाइक सिचुएशन आई गई थी, छोटा सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, है ना। ये तो इट वाज नॉट फुल फ्लेजेड वॉर, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो इस तरह की सिचुएशन आपका एक्सपेंडिचर, नया इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है। अब की बार इन्वेस्टमेंट अंदर भी होगा और बाहर भी काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। ये अगले 14-15 महीने कंट्री के लिए, आत्मरक्षा के लिए, नए इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों के करियर के लिए और लोगों की अर्निंग में बेटर क्या करना पड़े, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, दोनों बातें कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर का साल है। फॉरेन पॉलिसी में ज़बरदस्त शिफ्ट होने वाला है। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि हम जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी का, वो पूरा चेंज होगा और इसका बहुत बड़ा कारण होगा फ्रेंडली नेशंस। अब कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो दिखाते हैं, हो सकता है कुछ उसमें से कुछ ऐसा करें जो हम आपके दिखा तो रहे थे लेकिन अंदर से फ्रेंडली नेशन नहीं थे। तो उनके लिए इंडिया का जो अभी जो चार्ट बन रहा है वो ये बता रहा है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और इनके साथ पॉलिसी चेंज किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी, जो लोगों के साथ, जो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि ये वो समय है जब
देश की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। अब देश की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है तो सीमाएं यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, वहाँ से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं इन नेक्स्ट 15 मंथ्स। अच्छा। हाँ, अब वहाँ से आपके पास आवाज़ वेस्टर्न तो बॉर्डर उठी भी रही है थी, हाँ। और आपके पास ईस्टर्न बॉर्डर भी है। हाँ, दोनों बॉर्डर हैं मैडम। हाँ, तो ये दोनों पेन एरियाज़ हैं, यहाँ पे आवाज़ उठ भी रही है, हम सब देख भी रहे हैं, लेकिन आवाज़ तो हो सकता है बहुत सालों से उठ रही हो, लेकिन अब जो अगले 15 मंथ्स हैं इस पर एक्चुअली प्रॉपर एक्शन की अगर अपन बात करें तो समय इज़ ऑन, और इसमें काफ़ी कुछ करेक्शन भी करना पड़ेगा और ये होने वाला है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स देयर आर वेरी हाई चांसेस चेंज, यानी कुछ बढ़ सकता है। ठीक है। अगले 14-15 महीने ग्रोथ ज़बरदस्त, करियर फोकस यस, न्यू इन्वेस्टमेंट तो न्यू जो कहते हैं करियर की नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए आने वाली हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बहुत सारे कंट्रीज और करने वाले हैं, अभी तो नहीं आए पैसे, तो एक्चुअली अब आएंगे, टाइम इज़ जस्ट स्टार्टेड। तो वो सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। ठीक है, सिर्फ इंटरनल इश्यूज़ को अगर हमने अच्छे से संभाल लिया, गेम इज आर्स। तो बहुत बड़ी भविष्यवाणियां मुझे लगता है ये हैं, और इनमें से बहुत सी ऐसी भी हैं जो इनका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे मैं बोल ही रही हूँ, आवाज़ तो लंबे समय से उठ रही थी, लेकिन अब जब इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा तो वो हम देखेंगे और ज़रूर इसका इंतज़ार भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अनीश जी, आपने इतना समय निकाला, ज्योतिष के जो गूढ़ रहस्य हैं उन्हें मेरे व्यूवर्स को समझाया, और देश दुनिया की भी भविष्यवाणी की समय आपने इतना दिया। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद।